इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द रिवीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और आपको हैंड रिटन नोट चाहिए और हाईलाइटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए, तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रिस्प एंड आई विल गिव यू हैंड रिटन नोट्स और आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन पार्ट्स पे फोकस करना है। एनसीईआरटी में कौन से पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट, तो स्टे विद मी इन दिस सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी पॉपुलर डिमांड पे आई एम गिविंग यू द हैंड रिटन नोट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिटेल्स, डेटा के साथ मैंने चीज़ें ऐड की है। जैसे आयनिक बॉन्डिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लैटिस एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, जनरल कंपैरिजन बिटवीन टू कंपाउंड, राइट। देन कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड आफ्टर दैट फजान रूल में पोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजेशन ये फैक्टर्स क्या हैं, कब कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कब कम होगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स और हाई पोलराइजेशन की वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कलर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उनको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी के एग्जांपल्स, उसके की पॉइंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैटिस एंथैल्पी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हार्डनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या हम लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या इसको इनडायरेक्टली मेजर करना पड़ता है थ्रू बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, देन सॉल्युबिलिटी के इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बाद ये आ गया बॉर्न हेबर साइकिल। देन आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स का एक डिसेंट सा कंपैरिजन। फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल जो आई थिंक सब बच्चों ने पढ़ा ही होता है, इसमें कुछ खास है नहीं। देखो, केमिकल बॉन्डिंग इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का अगर अच्छा नॉलेज आप सच में रखते हो तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत उतनी नहीं आती है। बिकॉज थिंग्स स्टार्ट मेकिंग सेंस, आप लॉजिक ढूंढ लेते हो कहीं ना कहीं से, तो केमिकल बॉन्डिंग आपका स्ट्रांग है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग पे टाइम लगाना इज मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह के दो डिफरेंट ये केसेस हम ले रहे हैं जहाँ पे सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, उसका बॉन्ड एंगल के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज याद रखनी है क्योंकि ये वो वैल्यूज हैं जो काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन में पूछी गई हैं। देन बॉन्ड एंथैल्पी, आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल। बॉन्ड ऑर्डर की बेसिक डेफिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट केसेस यहाँ पर हम एवरेज बॉन्ड ऑर्डर की बात भी करते हैं। डायपोल मोमेंट, इसके फॉर्मूलाज, एसआई यूनिट, उसके कन्वर्जन फैक्टर और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज। क्योंकि अब जैसे यहाँ पर आप देखो, NH3 और NF3 का एग्जांपल तो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ये मैक्सिमम बच्चों को पता भी होता है। पर जैसे फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन है, तो वहाँ पे बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि सर फ्लोरोबेंजीन में ज़्यादा डायपोल मोमेंट आनी चाहिए क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। बट एक्चुअली यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा है, जबकि HF का HCl से ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली एक्सपेक्टेड भी था। तो फिर ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा है। फिर लोन पेयर की डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, परसेंटेज यानी कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे इंपॉर्टेंट केसेस और वो कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, दे आर गिवन। इवन NiDMg2, ठीक है, निकल का DMg के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज ऑल्सो मैंशनड हेयर। देन VSCPR थ्योरी में मैंने सारी ज्योमेट्रीज और उसके एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल का यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जैसे लीनियर ज्योमेट्री और sp हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, इसके एग्जांपल तो आ गए। अब जब स्टेरिक फैक्टर 3 होता है तो 3 में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड हो, तो बॉन्ड्स हो और जीरो लोन पेयर हो, वो ये आ गया 3+0। पर ऐसा भी होता है कि दो बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर है, 2+1। तो दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे स्टेरिक फैक्टर 4 है, तो 4 ही अगर बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल आएगा, दैट इज 4+0। बट अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है लाइक अमोनिया, तो ये आ गया 3+1 इसके एग्जाम्पल। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है, दो लोन पेयर है लाइक वाटर, तो उसके कुछ ये एग्जाम्पल्स आए। ठीक है, आप चाहें तो इसमें और एग्जाम्पल आगे ऐड कर सकते हो। देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो शेप होती हैं, ठीक है। और इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कब कहाँ प्लेस करना है, कब एक्सियल प्लेस करना है, कब इक्वेटोरियल प्लेस करना है। देन इन सारी शेप्स के इंडिविजुअल एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर स्टेरिक फैक्टर 6 ऑक्टेटल ज्योमेट्री में भी उस तरह के आपके ये तीन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। फिर आगे VSCPR थ्योरी के की पॉइंट्स
SF7 स्टेरिक फैक्टर 7 में यहाँ पे जो आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री आती है XCF6 की, इसका डायपोल मोमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किस तरह के ओवरलैप होते हैं? पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, ज़ीरो ओवरलैप। ओवरऑल एनर्जी का ग्राफ कैसा आता है? अट्रैक्टिव एनर्जी इस तरह से गई, रिपल्सिव ये वाली गई, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज़ दिस येलो कलर ग्राफ जो आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है? तो जितने तरह के ओवरलैप है उनको थोड़ा-सा, अब आप ये एक चीज़ पूछेंगे, सर ये तो ब्लैक नोट्स हैं। नहीं, आपको जो नोट्स मिलेंगे वो आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मिलेंगे, इन्वर्टेड कलर के साथ मिलेंगे। ठीक है? ताकि आप प्रिंट आउट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ। पाई बॉन्ड बनता तो साइडवेज ओवरलैप से है, बट अगर मुझे कंपेयर करना हो, तो 2p पाई को 2p पाई 3d पाई से कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। कि किस किस तरह से ओवरलैप होते हैं, ये भी दिए हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने डी पाई का 4 लोब ओवरलैप नहीं दिया क्योंकि दैट इज़ आई थिंक नॉट हमारे सिलेबस में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ और कुछ डिसेंट एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है? कौन-कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाती, है ना? कौन से कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है, PCl5 कैसे-कैसे एग्ज़िस्ट करता है। ये सारे इम्पॉइंट पॉइंट्स, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आई थिंक बेसिक पॉइंट आपको पता ही है। EOS, EOS इज़ एनर्जी ओवरलैप एंड सिमेट्री, कंपेरेबल एनर्जी, इफेक्टिव ओवरलैप और ग्रेटर ओवरलैप एंड सेम सिमेट्री, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है? फिर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में ये जो गैप है ये दोनों डिफरेंट होते हैं। मतलब बैरी सेंटर से ऐसा नहीं, ये ऊपर वाला गैप और नीचे वाला गैप बराबर होते हैं, नो। एंटी बॉन्डिंग वाला गैप है वो बड़ा होता है बॉन्डिंग वाले गैप से। ठीक है? फिर ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन आती है, और अप टू नाइट्रोजन ये आती है बिकॉज़ ऑफ sp मिक्सिंग। अब sp मिक्सिंग के पीछे का रीज़न क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ओके? तो अगर कोई पूछ ले तो ये पॉइंट याद रखना। फिर बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट, आपको पूरी वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाले पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, आप डायरेक्टली ये शॉर्ट फॉर्मूला लगा के बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है? फिर कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, बैक बॉन्डिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, और उन बैक बॉन्डिंग की वजह से एंगल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एसिडिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? वो सारे के सारे भी केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट जितना आपको चाहिए जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। बाकी फील फ्री टू ऐड, आप कुछ अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली, ऐड कर लो। ठीक है? मेक इट लाइक मोर कस्टमाइज्ड, फाइन। देन लास्ट में की डिफरेंस बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। तो ये हो गए हैंड रिटन नोट्स। अब इसके बाद आपको मैं साथ में ये हाइलाइटेड एनसीईआरटी भी दे रहा हूँ। हाइलाइटेड एनसीईआरटी में जो बस मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे सारे के सारे, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखो, कॉसल एंड लुइस वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड। कुछ जगह हाइलाइटेड आपको ऐसा भी मिलेगा कि बीच की लाइन जो होगी वो काइंड ऑफ, अगर आप डायरेक्टली हाइलाइटेड पार्ट ही पढ़ो तो दे आर इन कॉन्टिन्यूटी। ठीक है? तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट पे फ़ोकस्ड यहाँ पे रहेंगे। ठीक है? तो सारी की सारी जगह जहाँ मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकते हैं, और जो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं उनको मैंने हाइलाइट नहीं किया। क्योंकि बेसिक चीज़ें आई थिंक हर बच्चा जानता है। तो बहुत बेसिक चीज़ों को हाइलाइट करने का भी कोई लॉजिक नहीं होता वहाँ पे। जैसे ये वाला पॉइंट हाइलाइट किया हुआ है, इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज़ द सेंट्रल पोज़ीशन। कि जब भी हम एक लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सेंट्रल एटम किसको रखते हैं? उसके पीछे क्या रूल क्या है? तो रूल ये बोलता है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर्मल चार्ज की बेसिक सी कहानी मैंने यहाँ पे हाइलाइट कर रखी है। ओज़ोन का स्ट्रक्चर क्योंकि पूछा गया हुआ है पहले, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेंट्रल ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं, नहीं हैं, क्या है? ठीक है? फॉर्मल चार्जेस के कैसे हैं? तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड जैसे सल्फ़र का ये वाला कंपाउंड है, इसमें सल्फ़र का ऑक्टेट पूरा है। ये भी एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि जनरली जो सल्फ़र के कंपाउंड हम देखते हैं, उनमें हम देखते हैं कि सल्फ़र एक्सटेंडेड ऑक्टेट में रहता है, जनरली। ठीक है? बट देयर आर सम कंपाउंड ऐसे भी हैं जहाँ पर ऑक्टेट उसका प्रॉपर्ली सैटिस्फाइड है। फाइन। फिर ये देखो, ये जो लैटिस अरेंजमेंट होता है आयनिक सॉलिड का, उसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहानी दी गई है कि दिस कंपाउंड क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वो जो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? डिटरमिन बाय द साइज ऑफ द आयंस। साइज ऑफ आयन चेंज करेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी चेंज्ड। जैसे NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सीजियम क्लोराइड का डिफरेंट है, जबकि उन दोनों का फॉर्मूला काफ़ी सिमिलर है। ठीक है? फिर उनके पैकिंग अरेंजमेंट्स और अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट टाइप, राइट? देन ये देखो, अब जैसे यहाँ पे NaCl की लैटिस एनर्जी की वैल्यू प्रॉपर दी हुई है। तो कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती हैं।
और बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हर चीज़ याद करना ज़रूरी है? जो एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, वो याद करने ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने इस वैल्यू को भी हाइलाइट यहाँ पे कर रखा है, ठीक है? तो ये देखो ये पैराग्राफ बताता है कि व्हाट इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम उसकी लैटिस एनर्जी से रिलेट करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइन। फिर उसके बाद देखो बॉन्ड लेंथ में, तो बॉन्ड लेंथ में कोवेलेंट रेडियस जो है वो इन बॉन्डेड सिचुएशन बात कर रहा है बॉन्ड लेंथ की, और जो वॉन्डरवॉल रेडियस है वो इन नॉन बॉन्डेड सिचुएशन बात कर रहा है। तो ये बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड का डिफरेंस याद रखना। ये आपके स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप का क्वेश्चन बड़े इजीली यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, फिर रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा है, वॉन्डरवॉल रेडियस बिगर देन मेटेलिक, बिगर देन कोवेलेंट रेडियस। फिर जैसे ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज़ हैं। अब इनको कंपैरिज़न आ सकता है आपको कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। तो इसमें से किसकी लेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है? छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। ये 2 मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ट्रिपल-ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हैं। कौन-सा लंबा है, कौन-सा छोटा है, मुझे आइडिया होना चाहिए। फिर कार्बन-कार्बन का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनका भी आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। एक जनरल रीडिंग इस टेबल को देंगे, तो मे बी कुछ इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाएँगे। देखो बॉन्ड लेंथ, H2 की बॉन्ड लेंथ F2 से भी काफ़ी कम है। अभी अगर कंपैरिज़न में बच्चा सोचता है कि सर F2 भी छोटा ही होता है, पर H2 इज़ मच स्मॉलर देन दैट, ठीक है? फिर F2, Cl2, Br2, I2 में जाओगे तो लगातार बॉन्ड लेंथ बढ़ ही रही है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन देयर, फाइन? फिर ये देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसका रेडियस, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का। तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन जो है, किसी भी एलिमेंट का, सिंगल बॉन्ड में लंबा होता है, डबल बॉन्ड में छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में और छोटा हो जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पे हाइलाइट कर रखा है। ठीक है? फिर ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी वाली कहानी, फिर ओज़ोन की यहाँ पे एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कितनी है? ना? अगर हम उसके रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, तो उनकी बॉन्ड लेंथ कुछ और आएगी, पर जो एक्चुअल हाइब्रिड है, उसमें 128 पाइकोमीटर है, इसलिए इसको हाइलाइट कर रखा है। देन उसके बाद देखें, मिसकॉन्सेप्शन इन द रेज़ोनेटिंग फॉर्म के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बारे में क्या-क्या पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। फिर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर, देन डायपोल मोमेंट की, चलो ये तो डायपोल मोमेंट के ऊपर तो हमने नोट्स में भी काफ़ी कुछ ऐड कर रखा है, तो आई थिंक आपको वहीं से आप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर जैसे कि अब ये सारे डिटेल्स हैं, यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI ये सारी वैल्यूज़ के साथ दिया हुआ है, तो ये आपको मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है। नोट्स में वैल्यू नहीं दी मैंने, बट ट्रेंड आपको ये दिया हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद VSEPR थ्योरी, शेप किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो मेन पॉइंट हाइलाइटेड है यहाँ पे। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया? ठीक है? ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, हाइलाइटेड पार्ट्स को फ़ोकस करते हुए पढ़ेंगे, टेबल्स पे पूरा ध्यान देना है, टेबल्स को स्किप नहीं करना। फिर जैसे नेक्स्ट आप टेबल ये वाला देखो, अब यहाँ पे ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर शेप के पीछे रीज़न क्या है? कि यही शेप क्यों आई SO2 की? या अमोनिया की शेप इस तरह की पिरामिडल ही क्यों थी? ठीक है? ये आपका SF4 का इस तरह का सीसॉ ही क्यों है? ये वाली शेप स्टेबल क्यों नहीं है? ये रीज़निंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़निंग के ऊपर आपका डायरेक्टली असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये ध्यान से पढ़ना है इसको, फाइन? तो आई थिंक दैट मच इज़ सफिशिएंट। तो केमिकल बॉन्डिंग आई थिंक आपका इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। एक बार थ्योरी आपने अच्छे से कर लिया, अच्छा एक और मैं पॉइंट आपका आंसर कर देता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ लोग बोलते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, कुछ बोलते हैं थ्योरी करो। देखो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट पहले समझो। अगर आपने थ्योरेटिकल फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं है, आप 100 क्वेश्चन भी कर लोगे एक टॉपिक के ऊपर, दैट विल नॉट गिव यू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बट अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, थ्योरी आपको समझ आ चुकी है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो आपको आता है। अब उसकी अगर मैं वेरिएशंस भी बनाऊँगा, बिकॉज़ मेरे फंडामेंटल सही हैं, मैं सोच सकता हूँ कि अगर ऐसी वेरिएशन करूँगा तो क्या होना चाहिए, राइट? तो मैं उस थ्योरेटिकल नॉलेज से अगर 20 क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लूँ, तो काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है? नया क्वेश्चन आएगा तो मैं सोच पाऊँगा उसमें क्या करना है। बट अगर मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन करके ही उस टॉपिक को स्ट्रेंथन किया हुआ है, मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं है, तो जितने क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को अगर दोबारा से कोई पूछ ले, तो मैं आंसर दे दूँगा। पर एक नए टाइप का क्वेश्चन अगर कोई डिज़ाइन करे, तो आई विल बी लाइक इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि क्या होगा? बिकॉज़ आई डोंट नो द फंडामेंटल्स, राइट? तो स्क्रैच से थॉट प्रोसेस मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो ये डिफरेंस आता है। तो क्वेश्चन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर क्वेश्चन करने की जो इंपॉर्टेंस है वो होती है एंड में। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ने का समय बचा नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा कि थ्योरी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट अब थ्योरी पढ़ने का समय बहुत कम है। तो अब आपको स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो आपको पूरा पेपर सॉल्व करना आता है,
कॉन्सेप्चुअली आप इतने स्ट्रांग हो कि पूरा पेपर जो आया, आप बोलोगे सर हाँ, मैं पूरा पेपर सॉल्व कर सकता हूँ, बट 3 घंटे में नहीं सर, मुझे 5 घंटे लगेंगे। आते तो आपको सारे क्वेश्चन थे, पर आपके पास टाइम की दिक्कत हुई स्पीड की वजह से। तो लास्ट में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इसलिए ज़्यादा पुश करते हैं ताकि अब स्पीड भी तो पकड़ो। जो तुम 5 घंटे में सॉल्व कर सकते थे, उसको हमें 3 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है? तो इसलिए लास्ट में स्पीड इम्पोर्टेंट होती है, समझे? तो पहले थ्योरेटिकल, लास्ट में स्पीड, लास्ट में प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ओके? तो आई होप दिस डाउट इज़ क्लियर। बाकी जो भी चीज़ें आपको लगता है कि कहीं डाउट है, आप कमेंट्स में लिख दिया करें और हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और जो-जो हमें लगेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चे ने पूछे हैं, विल डेफिनिटली ट्राई टू क्लैरिफाई दोज़। ओके? चलिए ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।